इस बार 1 फेब को बजट आने वाला है और शायद पहली बार संडे को मार्केट ओपन होने वाला है। तो चलिए कंप्लीट एनालिसिस कर लेते हैं कि इस बजट को आपको कैसे ट्रेड करना है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो भी ये वीडियो आपके काम की है, अगर आप ट्रेडर हो तो भी ये वीडियो आपके काम की है। मैं सारे फैक्टर डिस्कस करूंगा और प्लस आपको ये भी बताऊंगा कि बजट वाले दिन आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आएगी ना तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दिएगा। अगर बजट के दिन मैं लाइव आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और फिर हम वहाँ पे इस सारी चीज़ों को लाइव एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कुछ बड़े नंबर्स के बारे में। तो देखो ये वीडियो मैंने किस हिसाब से डिवाइड कर रखी है आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा, उसके बाद हम टैक्सेशन वाला मुद्दा देखेंगे। मतलब जो जो बजट के दिन आपके लिए काम की चीज़ है ना वो एक एक करके हम कवर करेंगे। फिर हम सेक्टोरल इम्पैक्ट को देखने वाले हैं। उसके बाद मैं लास्ट में आपको बजट डे की स्पेसिफिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि उस दिन किस तरीके से कार्यक्रम चलता है, उसको समझेंगे। ठीक है, अगर आपको इकोनॉमी की जरा सी भी नॉलेज नहीं है ना तो भी आप टेंशन मत लेना, आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाने वाला है। तो देखिए जो 2026 का बजट रहने वाला है वो एज यूजुअल फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर पेश करने वाली है। बजट में कोई खास बड़ा बदलाव हमें देखने को नहीं मिल रहा। संडे को बजट जो आएगा 11:30-12 बजे के आसपास वो स्टार्ट हो जाता है बजट का टाइम, और जितना रहता है 12:30-1 बजे तक जो बजट है वो चलता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ओवरऑल मार्केट्स के सेंटीमेंट के लिए जो होने वाला है वो होने वाला है हमारे पास ये जो कुछ बड़े नंबर्स मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। अब इन बड़े नंबर्स को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और इन बड़े नंबर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमारे पास 3 सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो आपको देखना होगा बजट के दिन, जो फाइनेंस मिनिस्टर खुद बोल रही होंगी और आपको दिखेगा उस समय कि मार्केट इन नंबर्स पे रिएक्ट कर रहा है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे लिए है फिस्कल डेफिसिट। ये बेसिकली ये होता है कि गवर्नमेंट जो है अपने आप को एज अ कंपनी की तरह देखती है कि कितना पैसे उन्होंने कमाए टैक्सेशन के थ्रू, जिसके भी थ्रू कितने पैसे गवर्नमेंट के पास आए और कितने पैसे उन्होंने वहाँ पर खर्चे करे हैं। तो ये जो फिजिकल डेफिसिट है ये जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, तो जितना कम हो ये उतना ज़्यादा बढ़िया रहता है। ये जो फिस्कल डेफिसिट होता है इसको 4.9% से घटाकर 4.4% इस साल लाया गया था, और जो इस बजट में प्रोजेक्शन होने वाली है वो एक नॉमिनल डिक्रीज 4.3% की होने वाली है। ये जितना ज़्यादा नंबर कम आएगा ना उतना बढ़िया आपको मार्केट पॉजिटिव साइड में रिएक्शन देता हुआ मिलेगा। देखो बजट में क्या होगा ना वो लगभग एक्सपेक्टेड होता है और अक्सर उसी की तरह होता है। तो अगर एक्सपेक्टेड हुआ तो 4.3% रहेगा। अगर कोई सरप्राइज देखने को मिलता है जो जितना कम रहे उतना ज़्यादा मार्केट के लिए ये बढ़िया होने वाला है। खासकर फिस्कल डेफिसिट अगर सही रहता है और ये जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो इसके बारे में मैं बात करता हूँ, अगर ये चीज़ें सही रहती है ना तो गवर्नमेंट के स्टेबिलिटी पे लोगों को भरोसा आता है, और अगर स्टेबिलिटी पे भरोसा आता है तो जो बॉन्ड मार्केट होता है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। स्टॉक मार्केट तो अच्छे चलते ही हैं। जो सेकंड हमारे पास इंपॉर्टेंट नंबर है वो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो में आने वाला है कि हमारे गवर्नमेंट के ऊपर इनके जीडीपी रेशियो का कितना % डेब्ट है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है ये समझने के लिए कि गवर्नमेंट का बजट जो है वो किस तरीके से चल रहा है। तो बेसिकली ये 56% के आसपास अभी है फिलहाल, और इसको 2% के आसपास के कम करने की बात कही जा रही है। तो जो इस बार का प्रोजेक्शन होगा इस बजट में वो 55 या 54% के आसपास हो सकता है। तो ये डेब्ट टू जीडीपी रेशियो भी जितना कम फाइनेंस मिनिस्टर बोलेंगे ना उतना ज़्यादा बढ़िया होने वाला है मार्केट के लिए, मार्केट उसको उतना पॉजिटिव लेने वाला है। तो ये 2 डेटा जो हो गए जो बेसिकली प्रोजेक्ट किया जाएगा। और तीसरी जो चीज़ है वो लगभग गवर्नमेंट प्लान करके चलती है कि इस साल हमारा कितना खर्चा होने वाला है। तो ये एक्सपेंडिचर की बात करी जाएगी। एक्सपेंडिचर में जो हमारे काम की चीज़ होती है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स बोलते हैं। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना ज़्यादा होगा, देखो गवर्नमेंट में जब भी पैसा खर्चा करने की बात आती है ना तो गवर्नमेंट इसको 2 तरीके से खर्चा कर सकती है। पहला तरीका होता है गवर्नमेंट इससे जो आम जनता है उसको बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। बेनिफिट मतलब जैसे आपके खाते में कुछ पैसे डाल दिए जाएंगे, कोई फार्मर्स के लिए स्कीम लेके आई जाएगी, आपको राशन वगैरह दिया जाएगा। तो जो पॉपुलरिज्म बोलते हैं या फिर जो पॉलिसीज बोलते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट पैसे खर्चा करती है, तो अगर पॉलिसीज पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर रही है ना तो उससे होता ये है कि गवर्नमेंट के पास पैसे कम हो जाते हैं या फिर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, और उस प्रेशर को मैनेज करने के लिए जहाँ पर ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे हमारा रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कंपनियां हो गई, यानी इकोनॉमी पे पैसा कम लगता है और लोगों की बेनिफिट पॉलिसीज पे गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा
लगा देती है। तो जब भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो तो आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डिफेंस पे, इन सारी चीज़ों पे कितना पैसा खर्चा कर रही है, और जो आम जनता की बेनिफिट, देखो ये खराब नहीं होती चीज़ें, बट मैं मार्केट के टर्म से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर किसी के खाते में 2100 रुपये डाल दिए जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो आदमी 2100 रुपये कभी खर्चा करे ही ना। तो अगर वो 2100 रुपये बाहर निकल के खर्चा नहीं होगा तो वो इकोनॉमी पे नहीं आएगा, जिससे हमारी देश की इकोनॉमी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये जो चीज़ें होती हैं उसका डायरेक्ट इकोनॉमी से रिलेशन नहीं होता। जब भी एक्सपेंडिचर की बात होगी तो आप केवल इस चीज़ पे ध्यान देना कि जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, इन सारी चीज़ों पे खर्चा होगा उतना मार्केट के लिए पॉजिटिव है। जितना ज़्यादा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे खर्चा करेगी उतना ज़्यादा स्टॉक मार्केट उसको नेगेटिव लेता है। तो ये मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता है इन तीनों मेजर डेटा का। और ये डेटा आपको जो उनकी स्पीच रहेगी ना, उनके स्पीच के स्टार्टिंग में ही आपको ये सारी चीज़ें सुनने को मिलेगी। इसके देखो जो अभी बेसिकली कैपेक्स है ना वो 3.9 से 4% के आसपास है, मतलब लगभग आप मान लो 4% जो है वो कैपेक्स होता है ऑलमोस्ट, जो टोटल जीडीपी का हमारा है। तो ये जो सारे नंबर्स है वो आपको बजट के स्टार्टिंग में सुनने मिलेंगे। इसके साथ साथ वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि हमारी जीडीपी कैसी चल रही है, हमारे इन्फ्लेशन के टारगेट्स, इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शंस क्या है। बट इन सारी चीज़ों पे बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बिकॉज ये डिपार्टमेंट जो है ना वो आरबीआई का डिपार्टमेंट है, और गवर्नर साहब आते हैं वो लगभग चीज़ें यही बता के जाते हैं। तो इन पे भी आप फोकस करना, बट मेजर ये 3 नंबर है। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आप वीडियो ना 2x पर भी करके देख लो, बट प्लीज़ सारे कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेना, आपकी पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि बजट में देखना क्या होता है। तो ये हो गए हमारे पास पहले मेजर नंबर जिसमें वो शुरुआत करेंगे और वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है अगला खेल जिसको आप बोलोगे टैक्सेशन का गेम। अब ये टैक्सेशन का गेम 2 तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं भाई, अगर आपको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो आपके जो नेट रिटर्न्स हैं वो कम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने 10% किसी स्टॉक में कमाया, और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें से 4% आपको टैक्स भरने में ही चला गया, तो आपका जो नेट रिटर्न वो केवल 6% बना ना। तो इसीलिए टैक्सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है, और इसमें स्टॉक मार्केट में रिएक्शन आपको पक्का देखने को मिलेगा। एक तो पहला रीज़न ही हो गया। दूसरा रीज़न ये हो गया, जब जो भी टैक्सेशन में गवर्नमेंट छूट करती है ना उसको डायरेक्ट बेनिफिट माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपका इनकम टैक्स बच रहा है तो आप वो पैसा गवर्नमेंट को नहीं दोगे, वो पैसा आपके पास रहेगा, और शायद आप उसे खर्चा करो। तो अगर आप उसे खर्चा करोगे तो वो पैसा इनडायरेक्टली इकोनॉमी में आएगा और इकोनॉमी का फायदा पहुंचाएगा। तो टैक्सेशन वाले पॉइंट पे जरूर ध्यान से सुनेगा वो क्या कह रही है। जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है एज अ ट्रेडर या इन्वेस्टर, वो ये 2 चीजें रहने वाली है, ठीक है। एलटीसीजी होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, और एसटीसीजी होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो 20% के आसपास है, और जो लॉन्ग टर्म है वो 12% है। अभी ऐसा माना जा रहा है कि इसको 12% से कम करके वापस से 10% कर दिया जाएगा, विच विल बी अ वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर मार्केट। ये मार्केट के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज होगी। तो जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और एसटीसीजी चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर चेंज नहीं होंगे तो इस पर कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, बट अगर ये नंबर्स आपको चेंज होते हुए दिख रहे हैं देन हमें यहाँ पर एक पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्शन डिपेंडिंग अपॉन द चेंज देखने को मिल सकता है, और वो रिएक्शन शार्प होगा। तो इस पर जरूर आप फोकस करेगा। नेक्स्ट चीज आती है एसटीटी, जो कि ट्रेडर्स के लिए खासकर मायने रखते हैं। इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो बेसिकली जो अभी हमारे पास एसटीटी है वो 1% के आसपास कुछ है, कुछ सिक्योरिटी। तो देखो ये वेरी करता है नंबर बहुत ज्यादा, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बस आप इस चीज पे फोकस करना है कि ये कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं। तो कुछ ट्रांजैक्शन के लिए ये 0.1% है, मैंने 1 गलत बोल दिया था, 0.1 है। कुछ के लिए 0.125% है, कुछ के लिए 0.02% है। तो वैसे ये ज़्यादा नहीं होता, बट आप जैसे जैसे अपनी क्वांटिटी बढ़ाते हो तो एसटीटी एक अहम हिस्सा हो जाता है हमारे चार्जेस का। इसीलिए सारे ट्रेडर्स जो बड़े बड़े एफआईआईज वगैरह भी होते हैं ना, वो ये एलटीसीजी एसटीसीजी वाला ब्रैकेट और एसटीटी को बड़ी ध्यान से देख रहे होते हैं। तो अगर एसटीटी को कम किया जाएगा तो ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अगर एसटीटी को बढ़ाया जाएगा तो ये हमारे लिए नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है वीडीए रिकॉग्निशन। वीडीए मतलब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। भाई क्रिप्टो को क्या वापस से कुछ रिकॉग्निशन वगैरह मिलेगा क्या? जो यहाँ पे फ्लैट 30% टैक्स है इसमें हमें कुछ छूट मिलेगी, स्लैब्स बनाए जाएंगे या क्या होगा? तो वीडीए वाले जो अपडेट्स रहेंगे उस पर क्रिप्टो मार्केट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि क्रिप्टो ग्लोबल मार्केट है। बट इंडिया में अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट हो सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका ना स्टॉक मार्केट पे फर्क पड़ेगा ना ही क्रिप्टो मार्केट पे फर्क पड़ेगा, बट ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए।
लास्ट में आता है जो ओवरऑल चेंजेस करे जाएंगे इनकम टैक्स में। तो जो इनकम टैक्स एक्ट 2026 है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस की बात हो रही है, लिमिट्स बढ़ाए जाएंगे, स्लैब्स वगैरह चेंज करे जाएंगे। तो इस पर मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट ओवरऑल ये चीज़ जो है वो फ़ायदे की ही रहेगी। अगर कुछ मेजर चेंज होते हैं, कुछ बड़ा बदलाव होता है तो उसका रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो ये वाली जो न्यूज़ है वो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट जो है वो डाइजेस्ट कर लेने वाला है। तो अब तक हमने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी जो इस बजट में आएगा, एक बिग नंबर हो गए, दूसरे टैक्सेशन वाले नंबर्स हो गए। अब मैं तीसरी चीज़ बात करता हूँ सेक्टोरल इम्पैक्ट की, कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे इस बजट में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट की बात कही जा रही है। तो कुछ सेक्टर्स होते हैं जिन पे हर बजट में उम्मीदें होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया। इन तीनों सेक्टर्स में हर बजट में कुछ ना कुछ रहता है, इस बजट में भी रहेगा। बट क्या कुछ तगड़ी चीज़ होगी उस पर डिपेंड करता है कि मार्केट कितना ज़्यादा एक्साइटेड होगा। आप समझ रहे हो ना, बाजार में मैं भी आपको चार्ट का भी हाल दिखाऊंगा, फिर हम बात करेंगे। तो ये जो एक्साइटमेंट आती है ना, ये एक्साइटमेंट आती है सरप्राइज से। तो अगर गवर्नमेंट कोई सरप्राइज देती है, यानी अगर किसी भी बजट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, तो इस सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं उन पे आपको पक्का रिएक्शन देखने मिलेगा। अब मैं स्टॉक्स के नाम नहीं ले रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, बट मैं आपको सेक्टर्स के बारे में बता सकता हूँ और आप इनके प्राइमरी स्टॉक्स को पकड़ सकते हो, तो आप ये सेक्टर प्ले कर लोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और डिफेंस के साथ आप एयरोस्पेस भी ऐड कर दो। एयरोस्पेस में बहुत सारे नए स्टार्टअप्स, नई कंपनियां हैं जो अभी ज्वाइन कर रही हैं हमारे मार्केट को आईपीओस के थ्रू, तो उन पे भी आप फोकस कर सकते हो कि इसमें क्या रहता है। बेसिकली मेक इन इंडिया वाले में एयरोस्पेस वाला जो सेक्टर है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है जो कंपनियां अभी फिलहाल लिस्टेड हैं। तो ये तीन नॉर्मल सेक्टर हो गए। इस बार ग्रीन एनर्जी पे फोकस होने का बहुत ज़्यादा बात कहा जा रहा है। तो जो भी हमारे पास पावर वाले स्टॉक्स हैं, एनर्जी वाले स्टॉक्स हैं, या फिर क्लीन एनर्जी, जो ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी आप बोलते हो, उससे रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं उन पे तगड़ी पॉजिटिविटी रहने की उम्मीद जो है वो लग रही है। ग्रीन एनर्जी पे मार्केट को कुछ सरप्राइज मिलने वाला है, ऐसा जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, जहां पर जो पीएलए की लिमिटेशंस होती है ना, पीएलए नहीं पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स जो होते हैं, उसका फायदा हो सकता है। उसमें कुछ चेंजेस की उम्मीद इस बार है, जिससे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको भी फायदा होगा। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और ऑटो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में फायदा हो सकता है। तो इसके रिलेटेड जो स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं उनको पकड़ने की कोशिश करेगा, आपको वहां पर भी बढ़िया प्ले देखने को मिलेगा। खासकर जो पीएसयू कंपनियां हैं उनके बारे में भी बजट में बात होती है। तो जो बैंकिंग है, जो पीएसयू बैंक्स है ना, उनको लेकर बहुत बड़ी बातें, मतलब बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से एक्सपेक्टेड चल रहा है, बैंक्स का मर्जर वगैरह होने वाला है, वो हमें पता है। उससे रिलेटेड कुछ एक्साइटमेंट अनाउंसमेंट हो सकते हैं। एलआईसी को लेके भी कुछ अनाउंसमेंट पॉसिबल है, तो इन सारे शेयर्स पे भी आप फोकस करेगा। पीएसयू वाले जो शेयर्स होते हैं वो पक्का बजट के टाइम फोकस पे होते ही होते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो ये कुछ सेक्टर्स है जो आप प्ले कर सकते हो। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ स्ट्रैटेजी होगी क्या आपकी। आज था हमारे पास फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे के दिन मार्केट जो है वो बंद हो चुका है। अब मार्केट सीधे खुलेगा हमारे पास संडे को। तो दो तरीके से बजट को प्ले किया जाता है। एक होता है प्री बजट रैली के थ्रू। एक काम करता हूं, मैं आपको चार्ट पे ही लेके आता हूं और वहीं पर बताता हूं। देखिए, ये मेरे पास निफ्टी 50 का चार्ट है। इस बार प्री बजट रैली के नाम पे हमको केवल गिरावट देखने को मिली है। तो जब से ये फेब महीना स्टार्ट हुआ तब से हम डायरेक्ट फॉल कर रहे हैं, और ये काफ़ी शार्प गिरावट हमें मार्केट में देखने को मिली थी। हल्की फुल्की यहाँ पर रिकवरी आई पिछले कुछ 3-4 दिनों में, बट इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। तो प्री मार्केट में, मतलब प्री बजट रैली में मार्केट की कोई खास एक्साइटमेंट रही नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट हमें ज़रा सा भी पॉजिटिव सरप्राइज देती है ना, तो मार्केट में आपको एक बढ़िया बुलिश बुल रन देखने को मिल सकता है। वो पॉजिटिव सरप्राइज टैक्सेशन में भी आ सकता है, बड़े नंबर्स में भी आ सकता है, या कोई स्पेसिफिक सेक्टर्स में भी आ सकता है, जो कि मार्केट को ऊपर ले जाने का काम करेगा। तो प्री बजट रैली का गेम खत्म हो चुका है। अब अगर आपको ये प्ले करना है तो आप एज अ स्कैल्पर बजट वाले दिन इन सारे मोमेंटम को प्ले कर सकते हैं। मान लो किसी स्टॉक में बढ़िया न्यूज़ आई, एक्सपोर्ट रिलेटेड बहुत सारे स्टॉक्स पे आप फोकस करेगा, बिकॉज आपको पता है गवर्नमेंट बहुत सारे डील साइन कर रही है, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो थोड़े गड़बड़ हो चुके हैं, जिस कारण से ऐसा बेनिफिट गवर्नमेंट जानबूझ के एक्सपोर्ट वाले सेक्टर्स को दे सकते हैं, जिसमें मरीन्स एंड फिशरीज वाला सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल वाला सेक्टर हो गया। आपको पता है बांग्लादेश से हम डायरेक्ट compete कर रहे हैं यहाँ पर इस मामले में। ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर्स हो गए, कुछ जेम्स एंड ज्वेलरीज वाले सेक्टर हो गए। तो एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर्स पे भी आप फोकस करेगा, जो मैं पहले आपको बता नहीं पाया था। तो या तो आप स्कैल्पर की तरह उन स्टॉक्स पे फोकस करो जिनकी चर्चा हो रही है, जिन पे डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, और उसी दिन आप एंट्री करो, उसी दिन एग्जिट करो, आपका गेम खत्म। ठीक है, ये तरीका हो गया बजट वाले दिन स्टॉक्स को प्ले करने का। मैं मार्केट की स्ट्रैटेजी अलग से बताऊंगा। दूसरा तरीका हो सकता है कि आफ्टर बजट, अगर एक बार बजट बढ़िया आता है और बजट में सरप्राइज होता है, सरप्राइज मतलब जैसे मान लो
कि अचानक से इंफ्रा वाले सेक्टर पे गवर्नमेंट ने कुछ बहुत बढ़िया कह दिया, या फिर इंफ्रा में आप मान लो पावर इंफ्रा के बारे में बात कर लो कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके गवर्नमेंट ने कुछ तगड़ी चीज़ किया। पावर इंफ्रा के 2 स्टॉक्स हैं, उन दोनों स्टॉक्स में प्री बजट में कोई रैली नहीं आई थी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो जैसे ही सरप्राइज मिलेगा ना, रैली स्टार्ट होगी, वो रैली उस दिन भी चलेगी और उसके बाद आने वाले भी कुछ दिनों में वो चलने वाली है। तो बेस्ड अपॉन द फाइंडिंग्स ऑफ बजट आप स्विंग ट्रेड भी प्लान कर सकते हो इन दो सेक्टर्स एंड दो स्टॉक्स जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, जिन पे आपको ऑलरेडी इंपैक्ट दिखा है। ये स्विंग ट्रेड 2 से 3 दिन का रखिएगा, उससे लंबा मत रखिएगा, बिकॉज ये रैली जो होती है वो न्यूज़ बेस्ड होती है और लंबी नहीं चलती, एक करेक्शन जरूर आता है लोगों को डराने के लिए। तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आपको लंबा होल्ड करना है तो आफ्टर दैट पीरियड आप होल्ड कर सकते हो, मतलब 2-3 दिन में मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर एक रीजनेबल क्वांटिटी डाल के उसे आप होल्ड करो लंबे टाइम के लिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये हमारा प्ले रहने वाला है इन ओवरऑल मार्केट। अब ट्रेडिंग वाले बजट वाले दिन आपको कैसे प्ले करना है मैं आपको वो समझाता हूँ। तो देखो, बजट वाले दिन वोलेटिलिटी पक्का रहेगी। तो देखो, ये 1 फरवरी 2025 का दिन है, मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है। आप देख रहे हो किस तरीके से मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था। 11:30 बजे के आसपास बजट जो है वो स्टार्ट होता है, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास। वहां से आपको एक डायरेक्ट गिरावट देखने को मिली नीचे, और ये गिरावट लगभग 12:30-1 बजे तक जारी रही। उसके बाद मार्केट वापस से साइलेंट हो गया, यानी आप ये वाला फॉल देख रहे हो, ये फॉल था 3% का फॉल आपको देखने को मिला एक सिंगल दिन में, केवल बजट के कारण। तो जब बजट स्टार्ट होगा, जब उनकी स्पीच स्टार्ट होगी, तब से लेके जब तक उनकी स्पीच एंड नहीं हो जाती, आपको यहाँ पर पक्का वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। वो वोलेटिलिटी सिंगल डायरेक्शन में भी हो सकती है, दोनों डायरेक्शन में भी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस पीरियड में आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, खासकर अगर ऑप्शन का आप ट्रेड ले रहे हो, तो आपको बहुत सतर्क रहना है, अपने स्टॉप लॉसेस जरूर लगाने और क्वांटिटी आपको थोड़ी कम ही रखनी है। यहाँ पर जरूर इस चीज़ का गेम आप ध्यान रख सकते हो, इंडिया विक्स का गेम। इंडिया विक्स में प्रीमियम बहुत सारे इंपैक्ट होते हैं, तो जैसे ही उनकी स्पीच आने वाली होगी ना, उससे पहले जो इंडिया विक्स है वो इंडिया विक्स बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, प्रीमियम जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, ऑप्शन की आईवी जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। तो आप यहाँ पर बाई साइड वाली स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, यानी आप कॉल और पुट दोनों बाई करके रख सकते हो। ये स्ट्रैटेजीज इसीलिए काम करती हैं बिकॉज आईवी जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा होता है, दोनों प्रीमियम गिरते नहीं है। खैर, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको इसमें नहीं होगा, बट आप एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो। अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडर हो तो कोई ट्रेड ना लें, छोटे मोटे ट्रेड चाहो तो लो, आप नहीं तो अवॉइड करिए। अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडर या स्कैल्पर हो तो यही आपका टाइम है, जब स्पीच शुरू होगा, जब खत्म होगा, प्रॉपर वोलेटिलिटी रहेगी, आप उसमें छोटे छोटे ट्रेड्स लेने की कोशिश करिए। 1 मिनट या 3 मिनट टाइम फ्रेम पे मोमेंटम को चेज करिए, लंबा वेट मत करिए, ट्रेल करके निकल जाइए। अगर ये दोनों पीरियड, जैसे उन्होंने स्पीच स्टार्ट करी एंड कर दी, इसके बीच में वोलेटिलिटी रहेगी, और अगर कल के बजट में जो 1 तारीख को आएगा उसमें कुछ कॉन्क्लूसिव बात कही गई कि भैया ये कॉन्क्लूजन निकला इस बजट का, ये बाजार के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश है या फिर ये बाजार के लिए बहुत ज़्यादा बेयरिश है, तो उसका रिएक्शन आपको आगे देखने को मिलेगा। अगर कोई कॉन्क्लूसिव चीज़ मार्केट नहीं समझ पाया तो बाजार आपको इसी तरीके से साइडवेज होता हुआ नजर आएगा, और आप सोचोगे कि यार मार्केट दोबारा से साइडवेज क्यों हो गया। वो इसीलिए हो जाएगा क्योंकि मार्केट को प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए होता है। ये बजट को प्रोसेस करने के लिए बड़े बड़े प्लेयर्स को भी टाइम चाहिए होता है, और वो टाइम लोग लेते हैं, और उसका रिएक्शन आपको नेक्स्ट दिन से जो है वो देखने को मिलता है। तो अगर आपको उस दिन कोई रिएक्शन ना मिले तो आप मान लो ये प्रोसेसिंग चल रही है, फिर अगले दिन से यानी जब मंडे को हम खोलेंगे तब आपको पक्का मंडे को कोई गैप अप या गैप डाउन बड़ा देखने को मिलेगा, और उसके बाद बड़ी मोमेंटम भी देखने को मिल सकती है। तो मैं वापस से रिवाइज करवा देता हूँ आपको, सुबह से लेके जब तक बजट स्पीच स्टार्ट नहीं हो जाता 11-11:30 तक, तब तक मार्केट साइलेंट रहने की उम्मीद है। इसमें आईवी जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ते रहेंगे, इंडिया विक्स जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ते रहेगा। उसके बाद जैसे ही उनकी स्पीच स्टार्ट होगी, मार्केट में वोलेटिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, जो विक्स है, जो आईवी है, वो क्रैश करना स्टार्ट कर जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे बाइंग वाली स्ट्रैटेजीज काम नहीं करेंगी, यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग वाली स्ट्रैटेजीज काम कर सकती हैं, बट वो डायरेक्शनल रहे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज में ऐसे हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी। जब ये बजट एंड हो जाएगा, अगर कुछ कॉन्क्लूसिव रहा तो मार्केट फर्दर मूव करेगा उसी डायरेक्शन में, और ये मूव आपको डायरेक्शनल देखने को मिलेगा। डायरेक्शन मतलब बहुत लंबा बुलिश या बहुत लंबा बेयरिश मूव मिलेगा। अगर कोई कॉन्क्लूसिव चीज़ नहीं होती है तो मार्केट वापस से साइडवेज हो जाएगा। नेक्स्ट दिन पक्का आपको एक गैप ओपनिंग देखने को मिलेगी। अगर गैप ओपनिंग नहीं मिली तो खुलते के साथ ही एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, बिकॉज मार्केट न्यूज़ को डाइजेस्ट करता है और नेक्स्ट दिन फिर हमें प्रॉपर रिएक्शन देखने को मिलता है। आई होप अब आप बजट के लिए तैयार हो गए होंगे। अगर आपको गोल्ड के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना, बिकॉज गोल्ड 6-7% गिर गया है और अब गोल्ड में कुछ स्ट्रैटेजीज नहीं फॉलो करने की ज़रूरत है।
जो मैं आपको बहुत ज़रूरी से मतलब बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। बट अभी थोड़ा बजट पे आप फोकस कर लो, नेक्स्ट वीडियो में गोल्ड पे लेके आऊँगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर बजट। देखो एक कहावत मैं बहुत बार मतलब मेरे लिए भी काम आती है, मैं आपको भी बता रहा हूँ कि देखो अगर आप इवेंट ट्रेड करते हो, इवेंट में आपका बहुत तगड़ा प्रॉफिट हो जाता है, तो पता है क्या होगा, इवेंट में प्रॉफिट होता है किस्मत की वजह से, लॉस भी किस्मत की वजह से ही होता है, लेकिन बहुत तगड़ा प्रॉफिट किस्मत की वजह से हो जाएगा। अब आपके पास ना नॉलेज है ना बड़ा एक्सपीरियंस है, तो ये ज़्यादा चांस है कि आप ये प्रॉफिट गवा दोगे। यू विल लूज दिस प्रॉफिट, धीरे धीरे करके आप गवा दोगे। बट अगर इवेंट में आपका बड़ा लॉस हो जाए तो ये लॉस आपके लक से हुआ, आपकी किस्मत खराब थी इसलिए लॉस हुआ, बट इससे आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, इससे आपका पैसा खत्म हो जाएगा। और यहाँ आप प्रॉफिट को धीरे धीरे गवा दोगे, बट इस लॉस को धीरे धीरे आप रिकवर नहीं कर पाओगे। तो इवेंट तभी ट्रेड करना चाहिए जब आप कॉन्फिडेंट हो कि यार इतने पैसे मेरे चले भी जाएँ तो भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वापस से मंडे को बैठूंगा और अपना प्रॉपर ट्रेड करूँगा। तो बड़ा बेट मत लीजिएगा, बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, रिस्क मैनेज करके चलेगा। बिगिनर है, पहली बार बजट देख रहे हैं तो केवल वॉच करिएगा, ट्रेड मत करिएगा। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। बहुत तगड़ा जाए आपका ये बजट, ज़बरदस्त आप प्रॉफिट करो। मिलते हैं लाइव स्ट्रीम पे, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर आऊँगा लाइव। इंडियन मार्केट में लाइव को लेकर थोड़ा इशू रहता है, बट आप चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू वेरी मच।